हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संरचना क्लास 11th के चैप्टर की। ओके, क्लास 11th का जो कि परमाणु संरचना हम लोगों का है ना, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज एनोड किरण प्रयोग, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि परमाणु के अंदर में प्रोटॉन भी होते हैं। अब इसका खोज कौन किया और ये काम किसके द्वारा किया गया है, तो उनका नाम है गोल्डस्टीन। ओके, ये नाम क्या है आपका? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के द्वारा ये आपका प्रयोग भी किया गया है, साथ साथ प्रोटॉन का खोज भी किया गया है। तो अब यहां पर समझते हैं हम लोग एक चीज को, ठीक है, कि आखिर ये प्रयोग करने का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, डाल्टन का कहना था कि परमाणु जो है एक अविभाजित कण है। ओके, परमाणु के अंदर में कण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, क्लियर। लेकिन जे थॉमसन जो थे वो अपने जे थॉमसन अपने प्रयोग से, जिसका नाम क्या था, कैथोड किरण प्रयोग, ये हम बता चुके हैं। इसका वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कैथोड किरण प्रयोग विधि द्वारा उन्होंने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण है और परमाणु के अंदर में क्या है कि एक ऋणात्मक, एक ऋण आवेशित कण उपलब्ध होता है, जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो गोल्डस्टीन के दिमाग में यह बात आता है कि अगर, ठीक है, गोल्डस्टीन के दिमाग में क्या बात आया कि अगर एक परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा जो कि ऋण आवेशित कण होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक धन आवेशित कण भी होगा। ठीक है, एक धन आवेशित कण भी होना चाहिए, क्योंकि परमाणु जो होता है कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अगर परमाणु के अंदर में सिर्फ ऋण आवेशित कण होगा तो पूरा परमाणु मेरा ऋण आवेशित हो जाएगा। लेकिन परमाणु कैसा है, उदासीन है। तो इसका सीधा सा बात है कि परमाणु के अंदर में कहीं ना कहीं एक धन आवेशित कण भी उपलब्ध है। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वहां पर उपलब्ध है। तो उस धन आवेशित कण की बात करनी है हम लोगों को आज के लेसन में, आज के वीडियो में। जो धन आवेशित कण कैसे पाया गया, उसका क्या तरीका था। तो देखिए, धन आवेशित कण के लिए जब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो देखिए होता क्या है कि इन्होंने, गोल्डस्टीन ने जो कैथोड किरण प्रयोग विधि था उसको रिपीट किया, लेकिन उसमें कैथोड किरण प्रयोग विधि में यहां पर विसर्ग नली जो ये है हम लोगों का, इस विसर्ग नली में क्या लिया गया है, तो वहां पर अक्रिय गैस लिया गया था। ठीक है, ये विसर्ग नली है। इस विसर्ग नली में दो धातु के प्लेट हैं और इन प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसका बहुत उच्च वोल्टेज होता है, लगभग 10,000 वोल्ट होता है। ऊपर में खाली जगह छोड़ा गया है ताकि अगर दाब बढ़ जाएगा तो दाब को क्या कर सके, कम कर सके। ओके, और ये कम दाब पे चूंकि प्रक्रिया होता है, इस वजह से ये खाली जगह छोड़ा जाता है ताकि दाब को कम किया जा सके। गोल्डस्टीन जो थे वो इस प्रकार से, वो अगर अक्रिय गैसों को लेकर के प्रयोग किए तो इनको किसी भी प्रकार का कुछ भी नया कण देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो कि कैथोड किरण प्रयोग में भी किया गया था, अक्रिय गैसों का उपयोग। गोल्डस्टीन भी उस काम को करते हैं कि अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं और करके एक बार एक्सपेरिमेंट को करते हैं, प्रयोग को करते हैं, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं होता है। तब ये सबसे सूक्ष्म परमाणु को उठाते हैं। तो सबसे सूक्ष्म परमाणु कौन होता है भाई? तो सबसे सूक्ष्म परमाणु हम लोग का होता है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे सूक्ष्म परमाणु कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो जब यह हाइड्रोजन होता है सबसे सूक्ष्म परमाणु, यानी कि इसके अंदर एक धन आवेशित कण हो सकता है और एक ऋण आवेशित कण हो सकता है।
ये गोल्डस्टीन के थॉट, उनके सोच कि सबसे छोटा परमाणु है तो इसके अंदर एक ऋण आवेशित कण होगा, एक धन आवेशित कण होगा, तो इस धन आवेशित कण का पता किया जाए। तो पता करने के लिए क्या किया इन्होंने अक्रिय गैसों को यहां से हटाया और उसकी जगह पर हाइड्रोजन गैस को रखा। ठीक है, अक्रिय गैसों को हटाकर उसकी जगह पर क्या रख दिया, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको अब समझो, ये जो हाइड्रोजन गैस है इनको इस प्रकार से रख दिया गया है, जो लाल लाल गोल दिख रहे हैं आप लोग, ये हाइड्रोजन गैसेस। अब करंट पास होना यानी कि इसमें कनेक्शन पूरा हो गया, परिपथ में विद्युत का प्रवाह शुरू हो गया। होने के बाद ये पाया गया, ठीक है, ये पाया गया कि ये कैथोड प्लेट था, है ना, ये तो अपना कैसा है, ये कैथोड प्लेट होता है और इसको कहते हैं एनोड। तो कैथोड से कैथोड किरण निकल रही थी जो कि ऊर्जा युक्त होती हैं, वो निकली और निकल के वो परमाणु से, इन परमाणुओं से होता हुआ ऐसे गुजर गया। ठीक है, कैथोड किरण निकले और वो क्या हो गए, परमाणुओं से होते हुए गुजर गए, हाइड्रोजन गैस के जो अणु थे, कण थे, उनसे होते हुए गुजर गए। तो हुआ क्या कि जब ऐसा हो गया तब गोल्डस्टीन देखे कि ये जो कण थे गैस के, ये कण कैथोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर कैथोड प्लेट की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है, आखिर इनको जरूरत क्या था कैथोड प्लेट की तरफ जाने का, क्लियर। तो इन्होंने बताया कि कैथोड प्लेट की तरफ ये इस वजह से जा रहे होंगे क्योंकि जब कैथोड किरण इनसे अंदर से गुजरा होगा, तो कैथोड किरण एक ऊर्जा युक्त कण है और जब उसके अंदर से गुजरा होगा तो उस परमाणु, उस कणों के ऊर्जाओं को लेकर के आगे बढ़ गया होगा और इनको ऊर्जाहीन कर दिया होगा। तो अब ये ऊर्जाहीन कण हो गए थे तो इनको ऊर्जा की जरूरत थी, तो ऊर्जा कहां मिलता, तो मिलता कैथोड प्लेट पर, क्योंकि कैथोड प्लेट से ही ऊर्जा के कण निकल रहे थे, तो कैथोड प्लेट पर ही ऊर्जा मिलेगा। तो ये जो कण थे हाइड्रोजन गैस के, ये कण कैथोड प्लेट की तरफ ऊर्जा के तलाश में बढ़ गए, ऊर्जा के खोज में बढ़ गए और कैथोड प्लेट के पास चले गए। अब पता कैसे चलता है कि कैथोड प्लेट की तरफ गए, तो यहां पर कैथोड प्लेट जो है छिद्रनुमा लिया गया, छोटे छोटे छेद थे इस कैथोड प्लेट में, और यहां पर पीछे में क्या कर दिया गया है, तो पीछे में रंगीन कर दिया गया, पीछे में रंगीन कर दिया गया, चमकीला सतह लगा दिया गया, ताकि जैसे ही कोई कण टकराएगा यहां पे पीछे में काला धब्बा निकल कर आ जाएगा। तो ये पता कैसे चला कि ये जो गैस के कण थे उधर जा रहे हैं, तो पता ऐसे चलता है कि यहां पर काला धब्बा निकलकर जो चमकीला सतह पीछे में रखे थे उन पर काला धब्बा आ जाता है, और जिससे पता चलता है कि ये जो कण थे, ये कण कौन थे, तो ये कण इस तरफ जा रहे थे, ठीक है। और इन कणों को नाम क्या दिया गया, तो इन कणों के जो प्रवाह थे इसको नाम दिया गया एनोड किरण। इन कणों के प्रवाह को नाम क्या दिया गया है, तो एनोड किरण, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से इनको एनोड किरण कहा गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एनोड से पैदा हुए हैं, वो जो प्रवाह है कणों का वो हाइड्रोजन गैस के अणु है, हाइड्रोजन गैस के कण हैं, ठीक है, वो एनोड प्लेट से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन इनकी जो गति है, प्रवाह की जो गति है, उस गति के कारण, यानी एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाह के कारण इनको नाम दे दिया गया है एनोड किरण, लेकिन इनका एनोड प्लेट से उत्पत्ति नहीं हुआ है। ओके, तो ये बात हुआ।
अब जानना था कि ये जो ऊर्जाहीन कण इस तरफ से इस तरफ जा रहे थे, यानी एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, इनकी प्रकृति क्या है। तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र लगाया गया इस विसर्ग नली की ओर। ये विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो मान लेते हैं यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया तब ये पाया गया कि ये जो गैस के कण हैं, ये गैस के कण पहले तो सीधी रेखा में गमन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाए तो ये कण ऋण आवेश यानी ऋणात्मक भाग की तरफ आकर्षित होने लगे। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र लगाए उस विद्युत क्षेत्र के ऋण आवेशित भाग की तरफ, ऋणात्मक भाग की तरफ आकर्षित होने लगे। तो जैसा कि कूलॉम्ब कहते हैं कि ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान गुण वाले आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये अगर ऋण आवेशित कण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं इन हाइड्रोजन गैस के कण, मतलब ये जो कण हैं ये कैसे हैं, धन आवेशित हैं। और ये कण किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, यानी ये धन आवेशित हैं, यानी H+ हैं। ठीक है, और इसी H+ को नाम दे दिया गया प्रोटॉन। इसी H+ को नाम दिया गया है प्रोटॉन। समझ में रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा कि H+ को माना गया प्रोटॉन उस वक्त में गोल्डस्टीन के द्वारा। और ये जो H+ प्रोटॉन है, और कहा गया कि जब एनोड कैथोड किरण इनसे गुजरा होगा, इन लाल लाल जो परमाणु जो अणु दिख रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, जब इनसे गुजरा होगा तो वो इनके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया होगा और सिर्फ एक प्लस उसमें बच गया होगा। और यही H+ जो है उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। और फिर गोल्डस्टीन बोले कि जितना आवेश, ओके, एक परमाणु तभी उदासीन हो सकता है जब उस पर बराबर मात्रा में ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण उपलब्ध हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि एक प्रोटॉन का जो आवेश होगा, एक प्रोटॉन का जो आवेश होगा +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1.602 भी लिखा जाता है, तो 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और यही प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर लिख लें कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जब ग्राम में लिखते हैं तो 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो ये है आपका प्रोटॉन की चर्चा और प्रोटॉन का खोज। इस प्रकार से प्रोटॉन का खोज होता है और प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोग यहां से ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये कहानी थी हम लोगों की, जो कि एनोड किरण प्रयोग के लिए थी, जिसको किसके द्वारा किया गया है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया, प्रोटॉन का। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में अगर बात करते हैं 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो ये कहानी हो गई प्रोटॉन की। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।